Hello students, today I am going to teach you basics of structure of atom chapter 2 of class 11th। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें बेसिकली हमारे पास कॉस्मिक रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास सन से लाइट आती है उसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स उसमें होती हैं। ये सारे रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जो सन से लाइट आती है अर्थ पे उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसमें कॉस्मिक रेज की और सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। आप ये सारी चीजें नोट करते जाइए। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है कॉस्मिक रेज की। ये ध्यान रखना है। क्यों बच्चों? क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। जो भी रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आता है अर्थ में, उसकी जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, बंडल्स के फॉर्म में होती है, जिस बंडल को हम बोलते हैं एच न्यू। ये क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एच न्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? इस एच न्यू को बोलते हैं फोटोन। इसी को हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपके इनिशियल लेवल पे अगर कहीं क्वांटा लिखा है तो आप यही समझेंगे दैट दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, क्वांटा हो या फोटोन हो, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो भी सन से लाइट आती है, एनर्जी आती है, वो क्या होती है? एच न्यू के फॉर्म में होती है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। ई एनर्जी यहाँ पर और एच न्यू आपका पैकेट ऑफ लाइट है। ठीक है, ई यहाँ पर एच क्या होता है बच्चों? एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और न्यू क्या है बच्चों? ये जो न्यू होता है इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, न्यू। ये क्या होता है बच्चों? ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है ये। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक, ओके। अब बच्चों, न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्डा बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है वेवलेंथ। ये आपका वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये वेवलेंथ होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? लेंथ है, तो जो जो लेंथ की यूनिट है सब कुछ हो सकती है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, और आपकी नैनोमीटर हो सकती है, और पिकोमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है। ये सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अच्छा, ये भी आप पहली बार देख रहे होंगे क्लास 11th में ये चीजें, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यूनिट कन्वर्जन में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहाँ पे सी क्या है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ये मेरे बच्चों आपको याद करना है। क्या वैल्यू होती है इसकी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक चीज और हमारे पास होती है, न्यू बार। क्या बोलते हैं इसको? न्यू बार। ठीक है,
न्यू बार क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्डा। तो जो लैम्डा की यूनिट होगी उसमें इनवर्स लगा दीजिए। अगर लैम्डा आपका मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, एक तो हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू, एक हो गया आपका न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो यहीं पर हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, ये भी आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, न्यू की जगह ये आप सी बाई लैम्डा रख दीजिए, ये भी हो सकता है आपका। और क्या हो सकता है, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर होता है आपको, तो इसको आप लोग याद करेंगे। उसके बाद आपको मॉडर्न एबीसी में बहुत अच्छे सॉल्व एग्जांपल मिल जाएंगे, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है बच्चों, देखिए जब भी हम किसी मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे ये मेटल का सरफेस है, हमने इस पे एनर्जी को डाला, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है, इसकी पहले तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। द फिनोमिनन of ejection of electron, the phenomenon of ejection of electron from the surface of a metal, from the surface of metal, from the surface of metal, when light of suitable frequency, when light of suitable frequency strikes on it। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें स्ट्राइक करती है तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है, आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें, लिखिए जरा, लिखिए। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। देखिए थ्योरी आपको लगेगा बहुत ज्यादा है लेकिन है नहीं, इस थ्योरी का मीनिंग बहुत छोटा सा है। ejected from the metal surface, from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface, ठीक है। that is there is no time lag between the striking of light
beam and the ejection of electron from the metal surface। मतलब क्या है? देखिए, आपको इसको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए और समझिए इसको। कहता है कि जैसे ही रेडिएशन डालते हैं, जैसे ही एच न्यू गिरता है मेटल पे, ये मेटल है आपका, जैसे ही मेटल के सरफेस पे लाइट गिरती है, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सोचेगा पहले कि हाँ भाई निकलूं कि ना निकलूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है? ये पूरा इसका मीनिंग है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है बच्चों? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हालांकि ये भी बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिखिए जरा, फॉर ईच मेटल, फॉर ईच मेटल certain minimum frequency, certain minimum frequency of light is needed, of light is needed to हेलो, needed to eject the electrons, to eject the electrons। ठीक है बच्चों? मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए ही चाहिए, उससे कम में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है बच्चों? और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड इट इज डिफरेंट, it is different for different metals, it is different for different metals। हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है? अगर हम इससे कम लाइट अगर हम इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? लेस देन न्यू नॉट कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम इससे कम एनर्जी की लाइट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इससे कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी की अगर हम लाइट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पाएगी, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron, ejected electron is directly proportional to frequency of light।
काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन intensity of light, does not depend on intensity of light. Fourth point, number of ejected electron per second is directly proportional to intensity of light. कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इजेक्टेड नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखिए, आपने इसमें एनर्जी दिया, एनर्जी आप दोगे तो क्या होगा, एच न्यू नॉट, मतलब कुछ एनर्जी तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेटल के अंदर से बाहर आने पे, सरफेस तक आने में, ठीक है। जितनी एनर्जी वो मेटल के सरफेस तक आने में लेगा उसको बोलेंगे हम लोग वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्क फंक्शन। बाकी जो एनर्जी बचेगी, आपने तो ज्यादा एनर्जी दी है, तो जो बाकी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज कर लेगा, ठीक है। हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इससे कम में इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ दे कि कितनी होगी, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों कई बार वो वेलोसिटी भी पूछ देता है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख देंगे। यहां से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट पावर 1/2। आप यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम मेटल के सरफेस पे एनर्जी को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही एनर्जी गिरती है मेटल के सरफेस पे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे, एच न्यू नॉट से कम डालेंगे लाइट अगर हम मेटल के सरफेस पे, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कहता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, और जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी आप दे रहे हैं वो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा वर्क फंक्शन, एक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? वर्क फंक्शन का मतलब कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने यूज की अंदर से मेटल के सरफेस तक आने में। अभी वो यहाँ पे आया लेकिन उसको एनर्जी चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए, उसको काइनेटिक एनर्जी भी तो चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ये तो फिक्स है, ये तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे उतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव किया बच्चों। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, मॉडर्न एबीसी से आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, इसके सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स तो कर ही लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल्स इसके कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।